हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता है आज साइंस और कॉमर्स के बच्चों का क्लास 12 का था इकोनॉमिक्स का एग्जाम, है ना। तो मैं उसका आंसर लेकर के आ गया हूं। मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग मैच कीजिए। और जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो भी इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम देने वाला है आपके एग्जाम में जो 20 तारीख को है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम आज हुआ जरूर मिलाइए इसको, लोगों तक शेयर कीजिए। ये हमारा नया चैनल है झारखंड के बच्चों के लिए, तो आप इसको शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए। तो भाई पहला क्वेश्चन जो हमारा था क्या था। पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहा हूं। कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड इन एन इकोनॉमी इज कांस्टेंट, है ना। मतलब जब अर्थव्यवस्था में वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत, है ना, स्थिर हो, ठीक है, तो उत्पादन संभावना क्या होगी हमारी। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है क्या क्वेश्चन कि जब उत्पादन जब हम लोग करते हैं और अवसर लागत जो है वो हमारा स्थिर होता है, तो वैसे समय में उत्पादन संभावना वक्र कैसी होती है। एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी अगर अवसर लागत स्थिर हो तब। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो कह रहा है, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ हिंदी में बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है। देखिए जब हम लोग सकारात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना, सकारात्मक अर्थशास्त्र आप लोग याद रखिएगा, है ना, किसको कहते हैं भाई। सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं कि जो बताता है क्या है, व्हाट इज, जो व्हाट इज का जवाब हमें देता है। ठीक है, व्हाट इज, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सरकार को बेरोजगारी भत्ता देनी चाहिए। देखो क्या करना चाहिए, ये होता है क्या हमारा आदर्श अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये पूछा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं ये घट जाती है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे मांग का नियम कहता है कीमतें बढ़ती है तो मांग घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुसार चूंकि क्या है हमें जानना है, क्या है व्हाट इज, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बाकी सी भी जो हमारा है, सी जो हमारा है याद रखिएगा आदर्श अर्थशास्त्र है। तीसरा क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों का संस्था के द्वारा होता है। निजी व्यक्ति के द्वारा होता है मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हाथ में सारी संपत्ति वगैरह होती है। उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, वो निजी हाथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड, मतलब ऋणात्मक ढाल वाला कौन सा वक्र होता है, तो बजट लाइन ऋणात्मक ढाल वाला होता है ना, बजट लाइन ऐसे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा नंबर क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन हैव इलास्टिक डिमांड, मतलब लोचदार मांग कब होगा, लोचदार मांग होता है लग्जरी गुड्स में। ठीक है, बाकी चीजें पे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छठा नंबर, कहता है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग में क्या होती है, जब कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, कमी हो जाएगी। ठीक है, इसको ना यहाँ पे लिखा हुआ है विस्तार, वृद्धि, कमी, संकुचन। ठीक है, तो इस हिसाब से कीमत के साथ जब संबंध बताना हो, ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर ये ना लिख करके इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे संकुचन। ठीक है, क्योंकि जब ये मांग वक्र है, कीमत मान लीजिए पहले इतना है तो इतना मांग हो रहा था, कीमत बढ़ेगा तो जो मांग में जो कमी होती है ना, इसको संकुचन कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर है, कहता है द डिमांड फॉर अ गुड यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस इज, जब कोई वस्तु का जो डिमांड होता है, मांग होता है, कई कारणों से होता है, कई कार्य के लिए होता है, तो वहां पे इलास्टिक डिमांड होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आठवां, द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व, देखो आइसोक्वांट कर्व इस प्रकार का होता है, तो निगेटिव स्लोप हो गया, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक ढाल वाला। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये परिवर्तनशील लागत है। रेंट फॉर द बिल्डिंग नहीं होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होता है, स्थिर लागत होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ बताना है कि जो हमारा रिटर्न टू स्केल है वो कैसा है, मतलब पैमाने का प्रतिफल बताना है। देखो लेबर जब 4 था, 4 से 12 किया गया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ाया गया। कैपिटल 7 था, ये 21, मतलब 3 टाइम्स बढ़ाया गया लेबर कैपिटल, ठीक है। और उत्पाद भी 25 तिया 75, 3 गुना बढ़ा, ठीक है। याद रखिए साधन भी 3 गुना बढ़ा, उत्पाद भी 3 गुना बढ़ा। क्या होगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कहता है एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल, कब होगा? देखो आपने पढ़ा होगा, ये हमारा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट इस प्रकार का, ये हमारा जाता है ना, और एवरेज प्रोडक्ट जो होता है ये इस प्रकार का जाता है, ठीक है। ये कब होता है ऐसा? देखो ऐसा तब होगा ना जब एपी अधिकतम होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब अधिकतम होगा तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। तो 11 का होगा ए, ठीक है। 12 नंबर कहता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म का संतुलन कब होगा? जब एमआर बराबर एमसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी वस्तु के कीमत में 5% की वृद्धि होती है, उसके कारण पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि होगी, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? ठीक है, देखो पूर्ति में कितना वृद्धि हो रहा है? 8% बटा कीमत में कितना? 5%, डिवाइड करें कितना होगा? 1 पॉइंट बचा 4 3 6 1.6, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि के कारण, ठीक है। गुड्स मार्केट में प्राइस के साथ क्या होगा? जब पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत क्या होगा? देखो बाजार संतुलन आपने पढ़ा होगा, ये हमारा है मांग वक्र, ये है पूर्ति वक्र, ठीक है। तो यहाँ ये संतुलन है, संतुलित कीमत ये, यहाँ पे ये मात्रा। पूर्ति क्या हो गई? बढ़ गई। पूर्ति बढ़ने से क्या हो गया? कीमत पहले से कम हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। कीमत P से P1 हो गया, मात्रा Q से Q1 हो गया, क्लियर। तो क्या होगा? कीमत में क्या होगा? कीमत में कमी होती है, कीमत में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस टेबल से बताइए कि संतुलन कीमत कब होगा। संतुलन कीमत का मतलब यहाँ पे मांग और पूर्ति दिया है, तो जिस जगह पे मांग और पूर्ति बराबर होगा, मांग पूर्ति यहाँ पे बराबर है, तो संतुलित कीमत 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 16 नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इन मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 17 है इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होती है? प्राइस ऑफ गुड्स जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, तो 17 का होगा बी। 18 व्हाट इज द रिन्यूमरेशन ऑफ कैपिटल एज कॉल्ड? देखो जो पूंजी की पारिश्रमिक होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट। तो 18 का ऑप्शन डी है ना। 19 का क्या होगा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। एडम स्मिथ थे इनका बुक का राइटर, ठीक, ये बुक के राइटर, ठीक है। चलिए तो 20 का कहता है नेशनल इनकम किसको कहते हैं? देखो नेशनल इनकम बोलते हैं NNPFC को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी 20 का होगा सी। 21 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कौन सा है? तो टू प्रोड्यूस व्हीट, हाँ ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि व्हीट का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। चलिए तो 21 का ए होगा। 22 का विच इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज, मतलब माल सूची में क्या क्या शामिल किया जाता है? जो हमारा जो अनसोल्ड रह गया गुड्स, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड जो पूरी तरह से अभी बना नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा 22 का डी, ठीक है। 23 का कहता है जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है? देखो भाई बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं जीएनपी का, ठीक है,
तो जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है? जीएनपी में जब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं ना तो हमारा बन जाता है एनएनपी, ठीक है। तो जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है? डेप्रिसिएशन का अंतर है, ठीक है। तो हमारा मूल्यह्रास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन। 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से पैसा कौन एक्सेप्ट नहीं करता है? तो ये सब करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, ठीक है। उसमें पब्लिक अकाउंट ओपन, मतलब हमारा आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो 24 का डी। 25 का विच बैंक इशूज करेंसीज इन इंडिया। भाई करेंसी इशू करता है देश का सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई बच्चे इसको किए हैं, ये गलत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम से एक अलग बैंक है, वो एक व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। 26 नंबर कहता है व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। देखिए क्वेश्चन वैसे इसका आंसर मल्टीप्लायर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, होना चाहिए था व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ, पहले चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चूंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। बट ऑप्शन हमारा बी होगा मल्टीप्लायर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एमपीसी हमारा कितना दिया हुआ है? 0.6। एमपीसी कितना है? एमपीसी है 0.6। बोला एमपीएस क्या होगा? तो हमको पता है भाई एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी होता है, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस 0.6 कितना आ गया? 0.4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स। कहता है पूंजीगत प्राप्तियों का कौन सा एक उदाहरण है? तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा, फाइन भी उसी में आएगा, ड्यूटी उसी में आएगा, डेट होगा कर्ज, ठीक है। आगे बढ़े। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है व्हाट इज बैलेंस्ड बजट। देखो बैलेंस बजट का मतलब होता है ना जब हमारा रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर हो, प्राप्तियां और खर्चा बराबर हो। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 30 का क्या है? कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हो रहा है 250 करोड़, एक्सपोर्ट हो रहा है 300 करोड़, तो ट्रेड बैलेंस क्या होगा? ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है? 300 माइनस 250 कितना आएगा? 50 करोड़ आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 करोड़ हमारा फायदा हुआ। क्लियर है? तो ये 300 क्वेश्चन का आंसर था। मुझे उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। काइंडली कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है ना। चलिए धन्यवाद।